सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि यह केवीएस और एनवीएस का ज्वाइंट एग्जाम है और इस एग्जाम में आप टीयर 1 अर्थात पहला जो इसका पार्ट है उसको फेस करने जा रहे हैं और यह पेपर अगले आपको 50 दिन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी रणनीति बहुत बेहतरीन और शानदार होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझिएगा। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि यहाँ पर इसकी अच्छी तैयारी की, और इस तैयारी में मैथ का कितना रोल है आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। आपको टोटल 20 सवाल देखने को मिल रहे हैं जो कि 60 नंबर आपको देंगे, और सही पूछा जाए तो यही निर्णायक विषय होगा आपका, आपकी सफलता का यही निर्णायक विषय होने जा रहा है जिसका नाम मैथ है। तो इन 20 सवालों को हम कैसे कवर करेंगे, इसके लिए मैंने इनसे रिलेटेड, इन परीक्षा को फेस करने के लिए इनसे रिलेटेड जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं, जिसमें केवीएस भी बहुत अच्छे से शामिल है, जिसमें डी ट्रिपल एस भी शामिल है, जिसमें सभी स्तर की जो पात्रताएं परीक्षा है, पात्रता परीक्षा वो शामिल है, जितनी भी मुख्य परीक्षा है बीपीएससी से लेकर रीट से लेकर के एमपी टेट से लेकर के यूपी का सुपर टेट, मतलब सब कुछ शामिल करके मैंने इस सत्र को क्रिएट किया है। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप विश्वास मान करके एक बार जुड़ करके अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। सेशन को सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, ये मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए। बाकी मैं अपने प्रयासों में आपकी पढ़ाई लिखाई शामिल कर रहा हूं। मैथ के लिए आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहें। हम आपको मैथ्स का सारा कंटेंट पीडीएफ और सारी एक्टिविटीज माध्यम से इस टेलीग्राम से हम आपको अवेयर कराएंगे। आप सभी लोग मेरे साथ लग करके पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में शामिल हो जाइए। पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। हमने बहुत सोच करके चुन चुन के सवालों को सेलेक्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और मेरी ये जो फीलिंग है, मेरा जो प्रयास है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि आपके काम आएगा, और आपको भी भरोसा लग जाएगा जब आप मेरे साथ लग करके पढ़ाई लिखाई में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले सवाल को मैं कवर कर रहा हूं आपके सामने, और आप में से जितने सदस्यों ने इसको हल कर लिया है, जिनको जिनको समझ में आ रहा है, कृपया इसका आंसर देना शुरू कर दें। सवाल क्या है, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है, कोई एक नंबर था जिसको जब 627 से विभाजित किया गया तो 43 शेष रह जाता है, मतलब 43 बच जाता है। 627 से विभाजित किया जाता है, 43 शेष रह जाता है। उसी संख्या को कहा जा रहा है जब 19 से विभाजित किया जाएगा, मतलब 19 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना रह जाएगा, यही हमारे सवाल की डिमांड है। एक तरह का ऐसा सवाल है जिसमें एक नंबर होता है, उस नंबर को हम एक भाजक अर्थात 627 से भाग कर रहे हैं। बार चाहे जो जा रहा है मुझे नहीं मतलब है, बस शेषफल मेरा जो बच रहा है वो आपका 43 है। डिवीजन का जो मेथड होता है वो कहता है कि यह नंबर जिसको हम भाज्य कहते हैं, ये भाजक, भाजक मतलब आपका 627 गुणे भागफल जिसको आपने x माना है प्लस शेषफल के बराबर होता है। यही आपका वह नंबर है जो नंबर कैसे प्राप्त होगा, जब हम भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर देंगे तो हमें जाकर के वह नंबर प्राप्त होगा। अब सवाल कहता है क्या, उसको अच्छे से पढ़िएगा। सवाल कहता है कि संख्या को जब 627 से भाग दिया तो शेषफल 43 आया। जब उसी संख्या को, मतलब जो आपके पास यह n बनकर आया है जिसका नाम है 627 गुणे आपका x है प्लस आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपके सामने 43 है, रिमाइंडर 43 है। अगर इस संख्या को मैं 19 से भाग दूंगा, मतलब इसको 19 से भाग देना पड़ेगा। इसको 19 से भाग देने का मतलब है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दो पार्ट में यह नंबर बढ़ जाएगा। अब मैं 19 से अगर 627 को भाग दूंगा, अब आप खुद देकर देखिए, 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, 57 के बाद आपके पास 3 और 2 मिलकर के फिर से आपका, देखिए अगर आप कंटिन्यू समझ पा रहे हैं, 57 5 62, फिर से आपका 3 ही बार जाएगा, अर्थात यह पूरी तरह से कट करके शेषफल 0 दे देगा। मतलब दिस पार्ट इज डिवाइडेड बाय 19 एंड प्रोवाइड्स द रिमाइंडर 0, मतलब यह कंप्लीट नंबर जो 627 है यह 19 से कट रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको सेकंड डिवीजर को भाग देना होगा। जैसे हम कभी आपको रिमाइंडर अगर पढ़ाए होंगे या आपने किसी से भी पढ़ा होगा, मान लीजिए दो नंबर का जोड़ है और आप किसी x से या n से भाग कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट पता करने के लिए, शेषफल को पता करने के लिए आपको दोनों नंबर्स को x से भाग देना होगा। मैंने इसको भाग दिया, शेषफल 0 आया। मैंने 43 को भी दिया, 19 दूना 38, 5 43 होता है, तो रिमाइंडर हमको यहां से कितना मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। तो 5 इस विकल्प, इस सवाल का पहले विकल्प में आपको राइट सोल्यूशन मिल रहा है। सही आंसर आपके सामने है। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल फेस करने को मिले तो आपको करना क्या चाहिए, देखिए पहला भाजक 627 था ना, सेकंड भाजक 19 है। आप पहले 627 अर्थात पहले भाजक को दूसरे भाजक से भाग दे दिया करिए। अगर शेषफल 0 आता है, मतलब यह कट जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी कि अब इस नंबर से अर्थात सेकंड भाजक से जो पहले भाजक से शेषफल मिला था उसको भाग दे करके आप देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, और अपने आप आंसर आपका 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। राइट सोल्यूशन आपका बन रहा है, पहला सवाल डन हो रहा है। देखिए ऐसे सवाल आपको कूट के माध्यम से, जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको लगेगा हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको लग जाएगा कि यही सवाल हमारी परीक्षा का पार्ट हो सकता है। सवाल में क्या है, निम्नलिखित में कौन से व्यंजक सही है,
विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट इन गिवन स्टेटमेंट, जो आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। प्लीज आप में से जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कोशिश तो जरूर करें और बताएं हमें कि इसमें कौन सा सही आपको देखने को मिल रहा है। इसने लिखा 337 एक अभाज्य संख्या, दिस इज द फर्स्ट। ये आपके सामने 337 को दिया और उसने कहा कि 337 एक अभाज्य संख्या है। प्लीज इसके बारे में भी सोच के विचार के बताएं। संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड है, इसके बारे में बताएं ये सही है गलत है। 3 2 7 2 4 पूर्णतः 9 से विभाज्य, इसके बारे में बताएं। तो आप में से जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमको करेक्ट ही पहचानना है। करेक्ट पहचानने के लिए चलिए आइए देखते हैं, प्रत्येक के साथ प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें हमारे सामने क्या है, पहला क्या है, या हम अंतिम से चलते हैं। मुझे 9 की भाज्यता पता है, आपको पता है कि नहीं है, क्लियर बताइए। कोई संख्या 9 से अगर विभाज्य है, कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो क्या होता है पता है, उसके सभी अंकों का योग 9 से कटेगा। सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। ठीक, अगर 9 से कोई संख्या कटेगी तो पक्का है कि उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटेगा। मैंने इसके सभी अंकों को ट्राई किया, ये देखते हैं जैसे कैसे ट्राई करते हैं आप बताइए। 3 2 5 4 9, समझिएगा 3 2 5 4 9 7 2 9, मतलब यह संख्या श्योर हो गई कि 9 से कट जाएगी, मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। समझ रहे हैं कि नहीं, थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। सेकंड की बात करते हैं, 12 मेरे पास एक संख्या है, कह रहा 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड हैं। अब अगर गुणनखंड की बात करें, 12 के फैक्टर की बात करें कि 12 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, मैंने 12 लिया। किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड 1 होता है, कौन होता है 1, सबसे छोटा और पहला धनात्मक गुणनखंड 1 होता है। 1 12 को कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है, कितनी बार जाएगा, 12 बार। 2 से काटिए 6 बार, 3 से काटिए 4 बार। इस प्रकार से नोटिस किया हमने 12 के कुल 6 धनात्मक गुणनखंड है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होता है, करेक्ट होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अब आता है पहला स्टेटमेंट जिसको आप लोग देख रहे हैं यहां पर, और लिखा है 337, कह रहा है कि अभाज्य संख्या है। कोई संख्या अभाज्य कब होती है, जब उसको केवल और केवल 1 से और खुद से विभाजित किया जा सके। अगर वह किसी अन्य संख्या से कट रही है तो अभाज्य नहीं होगी। प्रोसेस ये है इसका, 337 से छोटा होता है 324। मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि यह 324 जो होगा वह 18 का वर्ग होगा। हमें इसके बिफोर पूर्ण वर्ग सोचना पड़ता है। ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग पता चला इसके पहले 324 है जो 18 का वर्ग होता है। आप सोचकर बताइए 18 या उससे छोटी संख्या क्या 337 को काट पाएंगी। मैं 337 को डिवाइड करने के प्रोसेस पर जब आया तो 2 से कटा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, क्यों, 7 3 10 3 13, 4 की कोई गुंजाइश नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 चौके 28, 5 7 से कटा नहीं, 8 से कटा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 3 3 बिल्कुल, 10 से कोई गुंजाइश नहीं, 11 की संभावना नहीं। आप देख पाए 12 की सोचिए भी मत, 14 से बिल्कुल मत सोचिए, 15 से बिल्कुल मत सोचिए, 16 से बिल्कुल मत सोचिए, 17 का रह गया। इसी को और ध्यान से देखिएगा, पता चला 17 की स्थिति क्या है, 17 1 17, 17 दूना 34 होता है, क्योंकि आप सबको पता है 17 1 17, और 17 में कितना जोड़ने की आपको जो है मिलेगा 33। तो आपको पता चला, जैसे आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे तो सब क्लियर होगा, इसमें कहीं कुछ रह नहीं जाएगा। ठीक है, 17 के साथ अगर हम लोग यहां पर देखें तो यह संख्या क्या है बताइए। जैसे अगर आप इसको अभाज्य की स्थिति में देखना चाहते हैं कि यह संख्या अभाज्य है कि नहीं है, आप में से जो कंफर्म कर सके, जो मुझे बता सके, जरूर कोशिश करके बता दे कि यह संख्या अभाज्य। इसने लिखा था 337 एक अभाज्य संख्या है। मैं कह रहा हूं कि आप डिवाइड करके चेक तो करिए, 18 से छोटी किसी संख्या से यह कट जाए तो हम मान लें, एक संख्या बीच में हम मिस करके आए हैं 13। अगर आप 13 से चेक करिए तो आपको 13 दूना 26 दिखा। ठीक है, 13 दूना 26 दिखा, और 26 के बाद 4, 26 के बाद आप कितना देखेंगे, 33 हो जाएगा। पता है 13 दूना 26, क्योंकि हम सारे उन नंबर से चेक करते हैं जो आपके सामने होते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, मैंने 13 से भी चेक किया, पता चला 13 दूना 26, 7 33, 7 7 भी नहीं कटा, 17 से कोई गुंजाइश नहीं बनी, किसी भी संख्या से यह नहीं कट रहा। इसका मतलब पक्का है कि अभी क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है। अर्थात मेरे ये तीनों विकल्प इस परिस्थिति में सही हैं। जो हम लोगों ने यहां पर प्रेजेंट किया उसमें 9 से कटने वाली संख्या थी, 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड होते हैं, और साथ साथ 337 एक अभाज्य संख्या है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं इसके सभी व्यंजक सही है, अर्थात डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है।
आपको अगर ऐसा सवाल मिले तो आप में से सभी लोगों को इसी तरह से प्रेजेंट करना है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप केबीएस का पेपर दे रहे हैं, आपको इस तरह के रिकरिंग, जिसे आवर्ती कहते हैं, प्लीज आंसर करके हमें बताएं। लिखा है 0.09, जैसे जो लिखा है उसको पढ़िए आप लोग अच्छे से। 0.0987 के ऊपर बार, 87 के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है क्या होने वाली है। इसको कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे प्लीज हमें सब लोग समझाइए, बताइए। मैंने पहले इस नंबर को लिखा 0987। जैसे इस तरह का कोई सवाल आए, जब इसमें ऐसी स्थिति है कुछ पदों के ऊपर बार है, कुछ पदों के ऊपर विदाउट मतलब बार नहीं है, तो पहले पूरा नंबर लिख लिया करिए, उसमें से उस पद को घटाइए जो विदाउट बार है। तो विदाउट बार में अपने पास 09 है। नीचे जाइए, जितने पदों पे बार है उतनी बार 9 लिखना पड़ता है, जो विदाउट बार है उतनी बार 0 लिखना पड़ता है। आप घटाइएगा, 17 से 9 8 होता है भाई, 87 से अगर हम 9 घटाएंगे, 87 से 9, तो आपको कितना मिल जाएगा, 78 ना, 78 9 87, 978 हो गया। नीचे अपने पास क्या है, 9900 लिखा हुआ है। 978 बटे 9900 है। अब इसको विकल्प के आधार पर चलना पड़ेगा लेकर, क्योंकि विकल्प ही यहां पर सब कुछ अब डिफाइन करेगा, विकल्प के अलावा कोई गुंजाइश नहीं बन रही है। तो प्लीज सभी लोग ध्यान से देखें, कंफर्म करें, देखिए कितना आंसर आने वाला है, आइए समझा जाए, देखा जाए। ठीक है, जैसे दोनों संख्या अगर इसको देखिए, 8 7 15 9 24, 3 से कट रही है, उसके बाद 2 से कट रही है, मतलब 6 से कट जाएगी। दोनों संख्याओं की बात किया जाए तो 6 से कटेगा, 6 के 6 होता है, 3 और 6, 6 4 के 36 होता है, 6 3 18 होता है, 6 के 6 होगा और 3 9, 6 4 के 36, 6 5 30, ये 1650 हो जाएगा, मतलब 163 बटे 1650। पहला विकल्प अगर आपको दिख रहा है तो यही इसका सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग इसको उतारते चले, कंफर्म करते चले, तीसरा नंबर आपका डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा है 0.8 के ऊपर बार है, मतलब इसका वर्गमूल करना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि 0.8 का वर्गमूल करिए। अब 0.8 का वर्गमूल क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा, भाई इसको कोई लर्न करके याद करके तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी सत्य है, ये भी कंफर्म है कि जब ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में आपके सामने, तो उस समय आपके सामने ये भी स्थिति होगी। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, कि ध्यान से अगर मेरी बात को समझेंगे तो आपको क्लियर कर दूं। एक सेकंड आप लोग देखते चलिए, तब तक बताते रहिए, किसी का हो जाए तो कंफर्म करिए। चलिए, मैं जो बता रहा हूं इसको केवल और केवल प्रोसेस से करा जा सकता है। प्रोसेस से का मतलब होता है इसकी पूरी प्रोसीजर को, प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। मैंने लिखा 0.8, ठीक है। अब इसके आगे चाहे जितने जीरो आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। ऐसे सोचा जाता है जैसे कि हम लोग इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो जीरो लगा देते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से कम 2 डिजिट होना चाहिए, ऐसा सोचा जाता है। 2 डिजिट कम से कम हो। एक नंबर सोचिए जिसका वर्ग 80 हो जाए या उससे कम रहे, तो 9 9 81 होता है, 8 8 64 होता है, तो आपको 8 लेना होगा, ठीक है। पहले दशमलव लगाना ही पड़ेगा क्योंकि दशमलव के साथ नंबर शुरू है, तो पॉइंट मतलब यहां 8 लिखा, 8 8 64, तो ये 64 हो गया। अगर हम यही विकल्प सोच लें तो 8 के साथ केवल एक विकल्प है, जैसे अगर सोचा जाए तो 8 के साथ केवल एक विकल्प है, सी ऑप्शन। मतलब मुझे इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं, अगर इस सवाल को अमल कर रहे हैं तो हमें सीधा सीधा, जैसे 0.8 का हमें वर्गमूल करना है तो हमें सीधा सीधा जाना चाहिए, इसको कम से कम 2 के टर्म में डिवाइड करना, मतलब 2 का पेयर तो एटलीस्ट बनता ही बनता है। एक जीरो लगा दिया, दशमलव से शुरू करिए क्योंकि दशमलव के साथ ही नंबर की शुरुआत है, दशमलव के साथ ही नंबर की शुरुआत है। तो ऐसी स्थिति में एक नंबर सोचिए जिसका वर्ग 80 हो जाए या उससे कम रह जाए, तो 9 9 तो 81 होता है, 9 पे जाएगा नहीं, तो 8 के साथ केवल एक विकल्प है। प्रोसीजर अगर जैसे मान लीजिए 2 3, जैसे इसको और टफ बनाना होता तो यहां 8 के साथ और टर्म को रखता, मतलब जैसे 8 9 4 रखता, 8 8 4 ऐसे कुछ रखता, तो आपको सोचना कैसे पड़ता, 10 से 4 6, मतलब यहां पर 16 हो जाता, इसी 8 को लाया जाता, यहां भी 16 होता, 2 जीरो बढ़ाया जाता और बढ़ाकर फिर उसके बगल में एक टर्म लिखा जाता, जिससे कि आगे की प्रोसीजर कंटिन्यू हो जाता, और इसी हिसाब से यह विकल्प आपका 0.894 इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, और वह नंबर ऐसा होगा जिसमें रूट के अंदर अगर नेगेटिव बन जाए, किसी भी नंबर को जो नेगेटिव है अगर उसका आप वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे तो वह आपकी क्या होगी, एक काल्पनिक संख्या होगी। जैसे रूट -9, रूट -9 अगर आप सोचेंगे, आप बताइए रूट -9, अब रूट माइनस, अच्छा काल्पनिक संख्या नहीं है बोला है, मतलब जिसके रूट के अंदर आपको नेगेटिव दिखे
वही काल्पनिक है, जिसके अंदर नहीं दिखे वो काल्पनिक नहीं है। जैसे √-9, ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जिसका वर्ग करने से ऋणात्मक आता हो। मतलब अगर मुझे इसको लिखाना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 9 गुणे √-1, इसलिए यह संख्या तो काल्पनिक हो गई। यह संख्या क्या हो गई? काल्पनिक हो गई। अब जैसे यहां पर आपके पास है √-8, सेम वही चीज है, यह भी आपकी काल्पनिक हो गई, ये भी काल्पनिक हो गई। अब आते हैं जैसे इसके पास, जैसे अपने पास क्या है बताइए, ³ है। एक संख्या सोचिए नेगेटिव में, एक संख्या सोचिए नेगेटिव में जिसका घन क्या हो जाए, 27 हो जाए, तो हम लोग लिखेंगे कितना? -3, -3 की पावर 3 करिए तो -27 होगा। अर्थात यहां पर इसकी वैल्यू आपकी एक वास्तविक संख्या बनकर आएगी, जो कि √-27 का घनमूल जब आप करेंगे, दरअसल किसी का घन ऋणात्मक हो सकता है लेकिन किसी का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, इस बिहाफ पर इसकी वैल्यू तो -3 होगी। संख्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमेशा वास्तविक रहती है, अर्थात सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। 4i, आई का मान जो होता है वो √-1 होता है, इसलिए यह भी एक काल्पनिक संख्या, जहां पे आई लगा होगा काल्पनिक होगा। अब इसने हमसे कहा जो काल्पनिक नहीं है वो सी विकल्प है, क्योंकि इसका मान अंडर जो माइनस आपका ³ है, इसकी वैल्यू आपकी -3 हो जाएगी, इसलिए यह काल्पनिक नहीं है, बाकी सबके सब काल्पनिक है। पहला भी, दूसरा भी और लास्ट भी काल्पनिक है, केवल और केवल ³ काल्पनिक नहीं, बाकी सब काल्पनिक है। इस सवाल 5वें का राइट सोल्यूशन है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 2 है, 5 है, 0 है, 6 है, 8 अंकों से बनी 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? चलिए आप में से जो लोग कर सकते प्लीज बताएं। नंबर डिजिट के रूप में मेरे पास 2 है, 5 है, 0 है, 6 है, 8 है। ये अपने पास कुल टोटल 5 डिजिट हैं। अब इनका उपयोग करके हमें 5 अंक की संख्या बनानी है। कितने की? 5 अंक की संख्या बनानी है। और 5 अंक की संख्या बनाने के लिए हम सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों बना रहे हैं। जब लार्जेस्ट बनाने गए तो इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट रखिए। आप में से जो लोग कर सके प्लीज आंसर करें। सबसे बड़े डिजिट में आपके पास 8 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 0 है। स्मॉलेस्ट बनाते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात का कि सबसे छोटे में तो 0 है, बट अगर हम पहले 0 को पुट कर देंगे तो वह 4 अंक की संख्या हो जाएगी, इसलिए 0 आप डायरेक्ट पहले नहीं रख सकते हैं। आपको सबसे पहले सबसे छोटा 2 रखना होगा, फिर 0 रखना होगा, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है। दोनों का अंतर करना है। इसने कहा अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, दोनों का अंतर करना है। अंतर करिए। 10 से 8 होता है 2, 11 से 6 होता है 5, 11 से 10 से 8 होता है 2, 11 से 6 होता है 5, 14 से 5 होता है 9, ठीक है, 14 से 5 होता है 9, यहां 5 हो गया, यहां 8 से 2 6, 65952, 65952, 65952। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर है। 6वां सवाल आपका डन होता है। 7वें पर आइए। एक 9 अंक की संख्या है, क्या क्या लिखा है पढ़िए, देखिए आप पूरा सवाल पढ़िए। एक 9 अंक वाली संख्या है, 7 है, 6 है, 9 है, 8 है, x है, 1 है, 3 है, 8 है, y। आप देखिए डिजिट काउंट करिए। इसमें 2 अननोन भी हैं, एक तो आपको x दिख रहा है और दूसरा आपको y दिख रहा है। 2 अननोन है, 9 अंक की एक संख्या है, 7 6 9 8 x 1 3 8 y, कह रहा 72 से विभाज्य है, 72 से कट रही है। कोई संख्या, देखो 72 की डिविजिबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत उपयोगी है, बाकी सब परीक्षाओं में उपयोगी है। तो 72 का मतलब है कोई संख्या 8 से कटे, 9 से कटे, तभी वह 72 से कटेगी, यही प्रोसेस होता है। तो कह रहा है कि हमको 4x प्लस वाई, अर्थात एक्चुअल रिक्वायरमेंट इस सवाल में x और y के मानों की। अगर x y का मान आप बता देंगे तो सब कंफर्म हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। हम अगर बता दें आपको कोई संख्या 8 से तभी डिविजिबल है, 8 से, जब उसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे। उस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से अगर कटेगा तभी वह संख्या 8 से कटेगी। 9 की विभाज्यता मतलब सभी अंकों का योग 9 से कटे, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ठीक है। सबसे पहला काम आप 8 की भाज्यता से चेक करिए। 8 की भाज्यता में देखिए हमारे सामने ए आएगी स्थिति, आपको ध्यान देना होगा, और 9वें में भी हमको चेक करना होगा, क्योंकि हमको ये भी ध्यान देना हो सकता है कोई 2 डिजिट ऐसे हो जो 8 से डिविजिबिलिटी बना रहे हो, तो हमको 9 की भाज्यता को भी फोकस करना होगा। आप पहले एक एक करके देखिए। जैसे अगर 8 से कटने की बात है तो अंतिम 3 अंक को 8 से कटना होगा। अब कोई अंतिम 3 अंक 8 से तभी कटेगा जब उसका अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा। इसलिए यहां पर क्या क्या हो सकता है, पहली चीज तो एक सम ही संख्या होगी, लेकिन सम संख्या में भी गुंजाइश है।
जीरो हो सकता है क्योंकि 80 4 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 80 रखने से 8 चौके 32, 32 के बाद 6 जीरो, जीरो रखने से कटेगा नहीं क्योंकि हमें 8 से भी काटना चेक करना है। 2 रख नहीं सकते, 4 रख सकते हैं, 4 रखने से 384 होगा, 8 चौके 32 होगा, 6 8 यस बिल्कुल 4 रखा जा सकता है। 4 अगर हम y की जगह रखते हैं तो यह हो जाएगा 384, और 384 में आपको बता दूं 8 चौके 32, 6 8 8 64 बिल्कुल 8 से कट जाएगा। गुंजाइश में अगर हम देखें तो मेरे पास जैसे 6 है तो 6 रखने से सेट नहीं होगा, 8 रखने से भी 4 से कट रहा है, बट वही प्रॉब्लम 8 चौके 32, फिर वह केवल एक स्थिति आपके सामने बनकर आ रही है, y का मान आपका 4 हो जाएगा। y का मान कंफर्म 4 हो गया, इसको ध्यान देते चलिएगा। अब आते हैं हमें x के मान के लिए, हमें सभी डिजिट की डिविजिबिलिटी 9 की भाज्यता के आधार पर सोचना है। कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसके सभी अंकों का 9 से का योग 9 से कट जाए। जैसे अपने पास नंबर है 7 6 9 8 x 1 3 8, अब 4 हो चुका है, मैंने इसकी जगह पर कितना पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया। अब यही ले देकर बचा है 9 की भाज्यता के लिए आपको, जैसे 9 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 8 और 1 मिलकर 9 से कट रहा है, भी सही है, ठीक है, 8 1 मिलकर के 9 से कट रहा है। और देख लीजिएगा, हाँ 9 से काटना है ना हम लोग को, 7 से 13 4 17, देखिए यहां पर देख लीजिए अब बाकी तो और कोई ऐसी गुंजाइश इस तरह से बनी नहीं। हाँ 8 4 12 6 18, ये भी कट जाएगा, 7 बचा। 7 के साथ क्या रख दो कि 9 से कट जाए, 7 2 9 होता है, तो इसका मतलब x का मान आपका 2 हो जाएगा। x का मान 2, y का मान 4, ये दो विकल्प हमारे पास, दो वैल्यूज आ रहे हैं। x का मान 2 आ रहा है और y का मान 4 आ रहा है। अगर हम इन दोनों को पुट करते हैं तो यह संख्या हमारी 8 से और 9 से दोनों से अर्थात 72 से कट जाएगी। अब मुझे जो सॉल्व करना है वो ये है 4 गुणे x प्लस वाई, ये सवाल है अपना। तो 4 गुणे मैं क्या करूंगा बताइए, 4 गुणे मैं 2 करूंगा प्लस 4 करूंगा, ठीक है, 4 करूंगा, 4 दूना 8, 8 4 कितना हो रहा है, कुछ गलती हो गई इसका मतलब, एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि y का मान हमने 4 बताया था, x का मान 2 आ रहा है। डिविजिबिलिटी एक बार फिर से चेक कर लीजिए, शायद कोई गुंजाइश हो तो उसको हम लोग सेटल कर ले, सही कर ले। 72 से कोई संख्या तभी कटती है जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटे, मतलब वह संख्या 8 से कटे और वह संख्या 9 से कटे। 9 का मतलब सभी अंकों का योग 9 से कटे, इसलिए थोड़ा सा और गंभीरता से देख लीजिए, और थोड़ा बहुत डाउट होगी दूर हो जाएगी। पहले तो मैंने 8 की भाज्यता चेक करी, पहले आप ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 लिखा 8 लिखा, बगल में क्या रख दो कि 8 से कट जाए, तो मैंने यहां पर सबसे पहले 0 रखा, क्योंकि 0 रखने से 80 होगा, 4 से कटेगा, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बट 8 चौके 32, 32 6 38 6 60, मतलब 8 से नहीं कटता है, फंस जाएगा, 0 नहीं आएगा। 2 रख नहीं पाऊंगा क्योंकि 82 8 से कटता नहीं है। 2 के बाद मैंने 4 रखा तो 384 हो गया। 384 देखिए 8 चौके 32, 6 8 8 64 बिल्कुल कट जाएगा, 384 आपका सेट हो जाएगा, अर्थात y का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। इतनी चीजें कंफर्म है। अब y का मान, यस बिल्कुल आप देख लीजिए सभी लोग, y का मान हमारे पास 4 हो गया, ये तो कंफर्म है। और भी हम y की गुंजाइश देख सकते थे, जैसे हम 6 रख सकते हैं, लेकिन 6 रखने से 8 से 4 से नहीं कटा, 8 भी रखने से पॉसिबिलिटी चेक करी जा सकती है, ठीक है, बट वही है कि कंफ्यूजन जब रहेगा तो फिर हम नहीं यूज कर सकते हैं। अब होगा क्या, 9 की भाज्यता चेक करनी है मेरे पास जी, हाँ बिल्कुल 9 की भाज्यता देख लीजिए, आप सबको भी कंफर्म हो जाएगा। जैसे मेरे पास जो नंबर है उनको देखिए, 7 है 6 है 9 है 8 है, x रख दिया, 1 है 3 है 8 है 4 है। मैं 9 की भाज्यता चेक करवाता हूं, इसी को आप लोग एक बार और अच्छे से देख लेना, अपने आप चीजें कंफर्म हो जाएगी। और मैं यही चाहता हूं कि ऐसे कोई डाउट रहे मन में, तुरंत उसको पहले दूर कर लीजिए, इसीलिए मैं फिर से इसको देखिए 9 वाला कर देता हूं, करेक्ट। चलिए 9 की भाज्यता, सबसे पहले 9 से कटने वाली जो संख्या है उनको खत्म करिए। जैसे क्या क्या कर सकता है, देखिए 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 8 1 मिलकर 9 होता है, ये भी सही है, समझ में बातों को। देखिए 8 6 14, देखिए 8 6 14, 8 6 14 4 18, ये भी कट जाएगा। अच्छा यहां पर 7 3 10 था, 7 3 10, एक छोड़ दिया था मैंने, इसीलिए गड़बड़ाया मैटर, ठीक है। तो अब अगर 10 है तो 10 है में x जोड़िए, 10 के ऊपर कौन होता है जो 9 से करता है, 18, तो x का मान यहां पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का मान 8 हो गया। अब अगर x का मान 8 हो गया तो आप लोग यहां पर क्या पुट करेंगे, यहां पर 4 गुणे 8 पुट करिए, प्लस y की जगह 4 पुट करिए, 8 चौके 32 4 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल आप खुद बताएं सोच करके कितना होगा, 6 होगा। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपका 6 आएगा, जो आपके सामने पहले ही विकल्प में करेक्ट अवेलेबल है, ठीक।
वो 3 मिस हुआ था, इस वजह से वहां पर हुआ था, 7 का उपयोग किया गया था, वही 3 की वजह से गड़बड़ाया मैटर। तो आप लोग समझ गए होंगे, इससे क्लियरिटी भी हो गई ना, 7 वर्डन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिए सवाल क्या कहता है, बहुत शानदार सवाल है कि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, जीरो छोड़ करके कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी है। अगर मैं x की बात कर रहा हूं, y की बात कर रहा हूं, तो अदर देन जीरो है, बस अदर देन जीरो है, मतलब शून्य को छोड़कर कुछ भी है, कोई भी पॉजिटिव है कोई भी नेगेटिव है। बस ध्यान देना कि वास्तविक है, वास्तविक का मतलब ऐसा भी नहीं कोई भिन्न नंबर नहीं हो सकता, भिन्न दशमलव कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नंबर होगा, बस जीरो नहीं रहेगा। तो इसने हमसे कहा एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ध्यान से देखिए, हमेशा इसने कहा धनात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, x के कुछ मानों के लिए शून्य होगा, का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। प्लीज जो लोग कर सकते हैं आंसर बताएं। एक बात मैं बता दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं x और y दोनों अगर मैं धनात्मक ले लूं, अगर दोनों मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो इसको हर हालत में पॉजिटिव ही आना है। किसके लिए? फार अगर पॉजिटिव है, मतलब दोनों, हम दोनों के लिए कह रहे हैं, फार बोथ, अगर दोनों x और y को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो किसी भी पॉजिटिव का वर्ग पॉजिटिव ही होता है, अगला भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव से गुणा पॉजिटिव होगा, कुल मिला के पॉजिटिव ही आएगा। करेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैंने दोनों को नेगेटिव ले लिया, दोनों को क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव लेने से देखिए, एक तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, दूसरा मैंने नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव का वर्ग भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का वर्ग भी पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। प्रॉब्लम तब होगी जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर x को ले लेता हूं पॉजिटिव, पॉजिटिव में मैंने सबसे छोटा एक ले लिया, नेगेटिव में थोड़ा सा बड़ा भी ले सकता हूं, बड़ा ले सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 5 ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो वह इसको इतना बड़ा बना देगा कि यह मान भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, और यह तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। बस समस्या यहां रहेगी कि यहां पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव माइनस होगा, बट यह इसको बैलेंस कर देगा। जैसे अगर सबसे छोटों की भी बात करें, अगर मैंने एक को नेगेटिव ले लिया, एक को पॉजिटिव ले लिया और एक ही मेरा नेगेटिव है, तो इसका मान तो पॉजिटिव आएगा भले ही कदम। इसका अर्थ है कि यह मान हमेशा धनात्मक रहेगा। ये रिजल्ट जो आएगा इसका, चाहे जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दैट केस यू विल ऑलवेज गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। आपको हमेशा धनात्मक ही मिलने वाला है। इस सवाल का सही उत्तर हमेशा पॉजिटिव आएगा। प्लीज इसको नोट करते चलिएगा, समझ रहे हैं? यस। अगला देखिएगा, 200 से 800, जैसे सवाल जो कहता है 200 एक रेंज से 800 तक, 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी जो ना तो 5 और ना ही 7 से विभाज्य हैं, जो ना 5 से कटती हैं ना 7 से कटती हैं। कौन कौन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप सभी लोग कंफर्म हमें करके बताएं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 200 से लेकर 800 के बीच में जो ना तो 5 से कटती हैं ना ही 7 से कटती हैं। थोड़ा सा मुझे कंफर्म करके सभी लोग बता दें, ऐसा कितना हो सकता है। इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप 200 से 800 तक कितनी संख्याएं हैं बताइए, कितनी संख्याएं? इसको कैसे निकालेंगे भाई? 200 से 800 तक की संख्याओं की काउंटिंग करिए, आप प्लीज काउंटिंग करके बताइए, हमें सभी लोग कंफर्म करिए। मैं बता दूं, अगर 200 और 800 दोनों को ले रहा हूं तो हमारे पास कुल मिला के 800 माइनस 200 600 बटा 1 प्लस 1 मतलब 601 संख्याएं हैं, 601 है। मतलब मुझे क्या करना है? मुझे ऐसी संख्याएं जो कि 5 से और 7 से कटे, हमसे क्या बोला है? ना 5 से कटे ना 7 से कटे। तो 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं? 5 से कटने वाली हमको ये देखना है, 5 से कटने वाली अगर हम संख्याएं निकालना चाहते हैं कुल कितनी हैं, तो मैं आपको बताता हूं कितनी होंगी। ध्यान से देखना सब लोग इसको, 5 से कितनी संख्याएं कट जाएंगी। यहां पर यही तो बोला, 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य है, जो ना 5 से कटे ना 7 से कटे, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। आप सब लोग जैसे एक चीज तो कंफर्म कर दीजिए कि कुल संख्याएं 601 है। इसका प्रोसेस देखिए कई हो सकता है। जैसे मैं 5 से कटने वाली संख्याएं ढूंढ रहा हूं, हमारे पास शुरुआत 200 से है और अंत किससे है? 800। इसका तरीका बहुत शानदार होता है।
आपको जैसे पता चल गया कि 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो पहली संख्या आपकी 200 है और अंतिम संख्या 500 है। तो हम क्या कर दे पता है, 800 माइनस 200, पहली माइनस बटा 5 करके प्लस 1 कर दें, तो इतनी संख्याएं 5 से कटेगी, अर्थात 600 है। 600 को आप 5 से भाग करिए, 600 को 5 से भाग करिए, 12 पंचे 60, 120 हो गया। 120 में एक जोड़ दें, 121 संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी। 121 संख्याएं जो है वो 5 से कटेंगी। ऐसे अगर 7 से कटने की बात आई, 200 से लेकर के अगर 600 में, तो 7 से कटने वाली संख्या सबसे पहले यहां पर कौन होगी और इसके पहले कौन होगी, आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी संख्या 7 से कट रही है जो 200 के ऊपर है और कौन सी संख्या इधर है, तो आपको इसको प्लान करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। इसका तरीका ये है कि देखिए भाई, जैसे 201 है, 201 मान लीजिए है, ऐसे सोच करके देखिए, 7 दूना 14, 6 1 7 नहीं, 202 ले लीजिए, 7 दूना 14, 6 2 नहीं होगा, 3 रख लीजिए। देखिए इसी तरह से आप प्लान के लिए 7 दूना 14, 14 के बाद 7, बिल्कुल 203 हो जाएगा। 203 पहली संख्या है जो 7 से कटेगी। देख लीजिए 7 दूना 14 है, 6 7 9 63 है। इसके पहले कौन है जैसे हमारा 599, ऐसा थोड़ा समझ लीजिए क्या जाता है। 7 8 56 है, 3 9 नहीं, 500 अगर मान लीजिए हमने 98 कर लिया, ठीक है, 7 8 56, 3 8 नहीं होगा। फिर ऐसे 500 मैंने 95 ले लीजिए, 7 8 56 कितना है, 5, हाँ 5, 7 8 56 7 पे, बिल्कुल 595 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कर लीजिए, 5 से 3 2 होता है, 9 होता है और 3 होता है, बटा 7 कर दे प्लस 1 कर दे, तो 7 पचे 35, 4 7 छंगे 42 प्लस 1, मतलब 57 संख्याएं हैं। ये 57 संख्याएं टोटल हो गई, मतलब इसमें 121 आ रही है, इसमें 57 आ रही है। बट इसमें जैसे हमसे सवाल क्या कह रहा है कि ना तो 5 से और ना ही 7 से कटे, तो वो संख्याएं ऐसी भी तो होती हैं जो कि 35 से कट जाएंगी, वह भी तो 5 और 7 से कटेंगे, मतलब हमने उन संख्याओं को रिपीट कर रखा है। जैसे अगर ऐसी बात है, एक तरीका इसका और होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूं कैसे होता है, वो भी कंफर्म कर देता हूं। जैसे आप चाहे तो एक तरीका और है कि आप पहले आप 1 से लेकर 200 तक की उन संख्याओं को निकाल दे जो कि 7 से कट रही हैं, जो कि 5 से कट रही हैं, फिर डायरेक्ट निकाल, मतलब ये भी तरीका आप ले जा सकते हैं। अब अगर इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, तो आपके पास ये स्थिति। बाकी एक प्रोसेस और है कि आप 35 से चेक कर लें, जो संख्या 5 से कटेगी, 7 से कटेगी, वही 35 से कटेगी। 35 से कटने की और संभावना एक और चेक कर लीजिए, उसके बाद कंफर्म हो। जैसे मान लीजिए मैंने 200 देखा और हमने 800 देखा, जो संख्या 35 से कटेगी उसको मुझे पता है कि मैंने इनमें भी यूज किया होगा, इसमें भी यूज किया होगा। ऐसे जोड़कर देखिए कितनी संख्या हो रही, 7 1 8, 5 2 7, 178 है। टोटल मेरे पास 601 है। अगर मैं घटाऊं 11 से 8 3 है और यहां पर कितना हो जाएगा, 9 से 7 2 है, 9 से 7 2 है और उसके बाद 5 से 1 4 है, 423 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, अगर ऐसे जोड़िए तो कितना हो रहा है, 178। बस यही चीज जो हमारे पास 10 संख्या और आएगी ना, मैं उसको बता दूं, उसको और घटाना पड़ेगा, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। कैसे होगा, मैं समझ गया क्या होने वाला है। 200 और 800 के बीच में ऐसी संख्याएं लेनी है जो कि 35 से कटे। दरअसल उनको हमने दो बार यहां रिपीट कर रखा है, इसलिए वो एडेड है, इसलिए वो ज्यादा दिख रहा है वहां से। 35 से कटने वाला भी तो 5 से 7 से कटता, या तो उसमें आया है, इसमें आया, दो बार आ चुका, एक बार निकाल के उसको खत्म कर देना है। तो ऐसी संख्या कौन होगी जो 5 से भी कटे, 7 से भी कटे। जैसे आप खुद सोच करके देखिए भाई, अगर देखना है तो 35 दूना 70, इसमें से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे हम अगर चाहे ना तो 35 से अगर भाग कर दे, 35 दूना 70 और 35 तिया, मतलब फिलहाल हम जैसे अब करें वैसे ही करवाते हैं। आइए सोचकर बताइए, क्या 210 है, 210 देखिए 35 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 7 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। इसके इधर देख लीजिए आप लोग, जैसे हमने 595 लिखा है, अब 595 भी 7 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, मतलब 35 से कट जाएगा। डिफरेंस करके देखिए, 5 हुआ, 9 से 1 8 हुआ और 5 से 2 7 हुआ, नहीं 5 से 2 3 हुआ, ठीक है। 35 से भाग करके देखिए, प्लस 1 करिए, 35 1 के 35, 35 1 के 35, 11 1 12 हो गया। अगर मैं इसमें से 12 घटा दूं, 423 आया था ना, इसमें से 12 आप घटा दे, ये हो गया ये 411, ये राइट सोल्यूशन इसका हो जाएगा, ठीक है। 411 इसका राइट सोल्यूशन होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब ऐसे कंफ्यूज कर। मैंने क्या क्या किया पता है, हमें 200 से 800 के बीच ऐसी संख्याएं कितनी है जो कि ना तो 5 से कटे और ना ही 7 से कटे। तो मैंने उन संख्याओं को निकाला जो या तो 5 से कट रही, या तो 7 से कट रही, या तो दोनों से कट रही हैं। करेक्ट, ऐसी संख्याओं को निकाला।
तो 5 से कटने वाली संख्या है हमारे पास 121 आई, 7 से कटने वाली संख्या है 57 आई, 35 से कटने वाली संख्या है कुल 12 आई। दरअसल ये 35 वाला 2 बार है, तो इसको एक बार इन दोनों की जोड़ से घटाना है और कुल संख्या है मेरे पास 601 है, उसमें से माइनस कर देना है। एक तरीका और इसमें सोचा जा सकता है, बट वो तब अच्छा होता जब शुरुआत से होता, हालांकि इसमें भी कर सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकन है आपके लिए। ठीक है, एक बार आप लोग रिवाइज कर ले, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं ऐसे सवालों को और शामिल करूंगा अपने सेट में। एक सवाल देखिए और लास्ट हम लोग देखते हैं इसको। कहा है यदि दो संख्याएं 4-7 के अनुपात में हैं, उनके घनों का योग ए दिया है, तो वह बड़ी संख्या क्या होगी? जो बता सकते बताएं। एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या 7 है, घनों का योग मतलब 4 का क्यूब और 7 का क्यूब। आइए ट्राई कर लीजिए ऐसे ही। तो 4 का क्यूब 64 होता है, 7 का 343 होता है। दोनों को जोड़ करके कंपेयर कर लें, 407 के बाद 000 से। 4 3 7 होता है, 6 4 10, 3 1 4 बराबर। देखिए 407 के बाद 000 है, 1 बराबर 1000 होगा। बट अगर वैल्यू निकालनी, 1 का क्यूब है, 1 बराबर आपका 10 होगा। संख्या कौन सी पूछ रहा है हमसे? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी 7 है, तो 7 बराबर 70 होगा। 70 आप लोग राइट सोल्यूशन ले सकते हैं, बी विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको निर्धारित करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां पर जिस सवाल में कंफ्यूजन डाउट हो प्लीज कमेंट कर देना। बाकी आज के सेशन में यहीं तक हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे रेगुलर बने रहिए, पढ़ते रहिए, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा लास्ट तक आपकी परीक्षा तक। थैंक यू सो मच।